हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए हम लोग इस पोम को शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि मैंने डाइवर्स्ड और वुड को यहाँ पे हाईलाइट किया है ताकि पहले आप मीनिंग को समझ लें। डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेट होना, और वेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, और वुड का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट है। And sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. और undergrowth का मीनिंग यहाँ पर dense growth of the plants and bushes। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पिक्चर में एक रोड जा रही है, बाद में ये डिवाइड होकर टू रोड्स में चली गई है, एक इधर और एक लेफ्ट और एक राइट। सो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं एक फॉर्क, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ से दो रोड चेंज हो रहा है, उसको हम लोग फॉर्क और क्रॉस रोड कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इस स्टैंजा का मीनिंग को समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं, वन डे द पोएट वाज वॉकिंग डाउन अ रोड दैट वेंट फर्दर इनटू अ फॉरेस्ट। एक बार ऑथर जो है ना रोड पे चले जा रहे थे, और वो रोड आगे चलकर एक फॉरेस्ट में जाकर डाइवर्ट होकर चली गई टू डिफरेंट डायरेक्शंस में। द यूज ऑफ द कलर येलो इज सिंबॉलिक ऑफ द ऑटम सीजन। अब यहाँ पे येलो वुड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑटम सीजन है, जो कि येलो का सिंबल होता है। सजेस्टिंग दैट द स्पीकर इज एट अ पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन इज इन लाइफ। और ये बताना चाहता है कि जिस तरह लोग अपने लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेज आने वाला होता है, इसीलिए ऑटम को यहाँ पे दिखाया गया है कि लीव्स भी जो है येलो होने लगे हैं, वो येलो होकर गिरने लगे हैं। द स्पीकर इज फेस्ड विद अ डिफिकल्ट चॉइस टू चूज बिटवीन द टू पाथ्स। अब यहाँ पे स्पीकर जो है वो काफी परेशान है कि कौन सा रोड चूज करूं। द वर्ड सॉरी इंडिकेट्स दैट द चॉइस वाज नॉट एन इजी वन। वो कहते हैं ना, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यानी कि मतलब वो सॉरी फील कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि आसान चॉइस नहीं था दोनों रोड पर ट्रैवल करना। सिंस ही वॉज अ सिंगल पर्सन, he could travel in only one road. The speaker is standing at Fork Crossroad and taking his time to consider his options before making a decision. अब चूंकि वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उस फॉर्क पे खड़े हैं, तो वहां पर वो डिसीजन लेने में उनको बहुत समय लग रहा है। वो बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हैं और फिर सोचते हैं कि कोई डिसीजन लेना है मुझे। Actually, he is trying to gain as much information as possible. He is looking down one path to see how far it extends into dense growth of plants and bushes. जैसा कि ऊपर लास्ट लाइन में लिखा गया है कि वो जाकर बेंट होकर रोड जो है अंडर ग्रोथ में मिल जाता है, तो उसको एक लंबे समय तक खड़े होकर ऑथर वहां पर देख रहे होते हैं कि आखिर ये कहाँ तक जाता है। मतलब पोएट अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं जो डिसीजन लेना चाहता हूँ अपने लाइफ के बारे में, अगर ये डिसीजन ले लूंगा तो ये लाइफ मुझे कहाँ लेकर जाएगी। वो अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं इस पोएम को। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड रोड है वो एक मेटाफर है, जिससे उन्होंने अपने चॉइस और डिसीजन से कंपेयर किया, अपने लाइफ के चॉइस और डिसीजन से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड स्टैंजा में। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, फेयर का मतलब यहाँ पे गुड है, क्लेम का मतलब यहाँ पे ऑप्शन है, वांटेड का मतलब लैक्ड है, कमी, और वेयर का मतलब यूज करना, वांट का मतलब यूज्ड है, उसका पास्ट फॉर्म। और वांटेड वेयर को अगर टुगेदर देखें तो इसका मीनिंग है नॉट मच यूज्ड और लेस ट्रेवल्ड बाई। तो समझिए यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। पहला लाइन कहते हैं, then took the other just as fair, indicates that the speaker ultimately chooses the second path। फाइनली वो दूसरे रूट को डिसाइड करते हैं कि मुझे इसी पे चलना है। मीन्स वो बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि एक्चुअली वो अमेरिकन है पोएट। अब वो सोच रहे थे अमेरिका में रहकर अपने करियर को ग्रो करूं या इंग्लैंड चला जाऊं अपने करियर को ग्रो करने के लिए। उसको उन्होंने अपने इस पोम से रिलेट किया है। विच वॉज जस्ट एज विजुअली अपीलिंग एज द फर्स्ट पाथ। पहला पाथ भी उतना ही गुड था जितना दूसरा ऑप्शन, दोनों ठीक था, विजुअली अपीलिंग और अट्रैक्टिव था, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। द यूज ऑफ द वर्ड फेयर इंप्लाइज दैट बोथ पाथ्स वर इक्वली ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव इन देयर ओन वे। दोनों अपने अपनी तरफ से अच्छे थे दोनों रास्ते। मतलब कहना चाह रहे हैं अमेरिका में भी ठीक था और इंग्लैंड अगर चला जाता हूं तो भी ठीक रहेगा। And having perhaps the better claim suggests that the speaker may have chosen the second path because he believed it had a stronger or more compelling reason to be taken। लेकिन फाइनली दूसरा को वो चुनते हैं क्योंकि उनको लगता है थोड़ा सा ज्यादा ये मुझे कंपेलिंग लगता है और बेटर लगता है, स्ट्रॉन्गर लगता है, इसलिए मुझे ये चुनना चाहिए।
he felt that the second path was better for him because it was grassy and wanted where, मतलब कि the path had grass on it and not many people had walked on this path earlier, मतलब वो एक ऐसा रास्ता चुनना चाहते थे जिस पर बहुत सारे लोग नहीं चुने हों, वेरी अनकॉमन काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। फिर अगला लाइन है, द लाइन्स दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। यहाँ पर ऑथर इस लाइन के थ्रू सजेस्ट करना चाहते हैं, ही अंडरस्टैंड दैट बोथ पाथ्स वर प्रोबेबली इक्वली यूज्ड, उनको लगता है कि हो सकता है दोनों रास्ते पे लोग समान रूप से चले होंगे, वैसा डिसीजन बहुत लोगों ने लिया होगा। दैट ही कुड नॉट बी श्योर विच पाथ वॉज ट्रूली लेस ट्रेवल्ड बाई, और इसलिए वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो पा रहे कि कौन सा रास्ता कम लोगों ने यूज किया है। चलिए हम लोग अब अगले स्टैंजा पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे भी एक रोड सीधे जा रही है, बाद में फिर टू डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। अब ये स्टैंजा है हमारा, इसमें कहा गया एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, और यहाँ पर ले का मतलब यहाँ पे कवर्ड है और ट्रॉडन का मतलब वॉक्ड ओवर और क्रस्ट समथिंग लाइक दैट है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं that both the paths were similar that morning, सुबह जिस रास्ते पे वो जा रहे थे, तो वो जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में गया रास्ता, वो दोनों लग रहा था ऑथर को कि सिमिलर ही हैं। they were covered with leaves and none of the leaves turned black by the footsteps of a passerby, और दोनों तरफ लीव्स गिरे हुए जैसे पत्ते गिरते हैं ऊपर से, और दोनों रास्तों में से किसी में भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि कुछ वहां से लोग गुजरे हो और उसको क्रश करके ब्लैक कर दिया हो उन पत्तों को। The speaker imagines that it is waiting for someone to come along and explore it. ऑथर को ऐसा लगता है जैसे ये रास्ता इंतजार कर रहा हो कि कोई आओ और एक्सप्लोर करके देखो कि मैं कहां तक जाता हूं, तुम्हें क्या मिलता है। अपनी लाइफ से वो रिलेट कर रहे हैं इसको। The poet intends to come back and take the other road at a later time. तो फिर ऑथर बोलता है कि ओह, आप देखेंगे ऊपर स्टैंजा में थर्ड लाइन लिखा हुआ है, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी पोएट यहाँ पे सोचता है कि एक बात को मैं रिजर्व करके रखता हूँ, फिर मैं हो सकता है फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करूं। मतलब उनको लग रहा है कि आई वुड कम बैक एंड टेक द अदर रोड एट अ लेटर टाइम, दूसरे रोड पे भी एक दिन चलूंगा वापस जब लौटूंगा तो। He suggests that the speaker understand that the choices we make in life often lead to more choices and paths to follow. वो कहते हैं yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इसलिए कि पूछा जाएगा कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे का क्या मतलब है, तो मैंने यहाँ ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है इस एक्सप्लेनेशन को, और मैंने आपकी सुविधा के लिए इसकी पीडीएफ फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दी है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका लाइन का मतलब है कि द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ ऑफन लीड टू मोर चॉइसेस। जब हम लोग कोई चॉइसेस और डिसीजन लाइफ में लेते हैं तो आगे चलकर वो हमें और भी बहुत सारे चॉइसेस और डिसीजंस लेने पड़ते हैं उसके लिए, और डिफरेंट आगे पास भी फॉलो करने पड़ते हैं। येट ही हैज डाउट्स वेदर ही विल बी एबल टू रिटर्न टू हिज सेम स्पॉट एंड मेक द अदर चॉइस। फिर भी ऑथर को ये डाउट है, पता नहीं वो वापस फिर आ पाएंगे कि नहीं और अपने दूसरे ऑप्शन को यूज कर पाएंगे या नहीं। अब चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं लास्ट स्टैंजा पे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई का मतलब यहाँ पे रिग्रेट है, पश्चातावा जैसे होता है। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, एजेज एंड एजेज हेंस का मतलब यहाँ पे इन फ्यूचर है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यहाँ पे ऑथर ने रिपीट किया उस लाइन को, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दोस्तों इन दिस स्टैंजा द स्पीकर इज रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन के बारे में रिफ्लेक्ट मतलब सोच रहे हैं, विद अ सेंस ऑफ रिग्रेट और लॉन्गिंग, उनको रिग्रेट हो रहा है और लॉन्गिंग के साथ। वो कहते हैं ही सेज दैट इन फ्यूचर, कि मैं भविष्य में, he will be telling others, वो दूसरे को कह रहे होंगे with regret that he had to choose between two paths in the woods and he chose the less traveled path, कि उनको एक दिन ऐसा मौका मिला था दो रास्तों को चूज करने का, उनमें से मैंने एक वैसा रास्ता चुना जो लेस ट्रेवल्ड था, जिसपे कम लोगों ने अपनी सफर को तय किया था। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज सिंबॉलिक ऑफ मेकिंग एन अनकन्वेंशनल चॉइस, मतलब उन्होंने एक ऐसा चॉइस किया जो नॉर्मली लोग आप देखेंगे कि कैसा काम करते हैं, जो सब लोग कर रहे हैं वही काम लोग करना पसंद करते हैं, बट ऑथर ने यहाँ पे कन्वेंशनल नहीं अनकन्वेंशनल चॉइस यूज किया, मतलब जिसपे जो लोग कम गए हैं उन्होंने वो रास्ता चूज किया। यानी कहने का मतलब कि अमेरिकन कोई है तो सोचेगा कि अमेरिका में बैठ कर अपना करियर बनाए, इंग्लैंड जाने के बारे में कोई सोचेगा क्या, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो ऑथर ने ऐसा डिसीजन लिया। और वो कहते हैं
कि द फ्रेज एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, लास्ट लाइन जो है इस स्टैंजा का, कहते हैं कि हिज डिसीजन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्पीकर्स लाइफ, कि आज वो मेरा लिया गया डिसीजन कि मुझे ये रास्ता चूज करना चाहिए, वो नहीं, उस डिसीजन ने उनके लाइफ पे एक बहुत प्रभाव डाला है। आज उनके लाइफ में जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उस डिसीजन की वजह से मिलते हैं। इट हैज लेड हिम डाउन अ यूनिक पाथ that led him to experiences and opportunities he may not have had if he had taken the more common path। वो कहते हैं कि आज उन्हें जो एक एक्सपीरियंसेस मिला है, अपॉर्चुनिटीज मिली है, ये शायद उनको नहीं मिल पाता अगर उन्होंने उस कॉमन पाथ को यूज कर लिया होता और इस लेस ट्रेवल्ड पाथ को नहीं यूज किया होता। तो दोस्तों यहीं पे पॉइंट का खत्म होती है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जो जनरली होता ही है, तो आप इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए, बहुत शॉर्ट है। इसमें मेटाफर यूज हुआ है, द रोड इज अ मेटाफर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। यहाँ पे रोड एक मेटाफर है, कंपैरिजन किया है चॉइसेस को रोड के साथ, इसलिए मेटाफर है। और कॉन्सोनेंट्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड। जैसे कि रोड्स में आप देखेंगे डी हाईलाइटेड है, डाइवर्स में डी और डी फर्स्ट और लास्ट में है, और वुड में डी लास्ट में है। तो ऐसे रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। एलिट्रेशन भी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, बट यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। जैसा कि आप देखेंगे ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे में मैंने एफ और एफ को हाईलाइट किया, दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है, ऐसे टर्म को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। सिमिली पे चलते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड सिमिली। यानी कि जब भी आप किसी दो डिफरेंट थिंग का कंपेयर करते हैं लाइक और एज यूज करके, तो उसे हम कहते हैं सिमिली। यहाँ पे क्या गया, जस्ट एज फेयर, मतलब बोथ द रोड्स हैव बीन कंपेयर टू ईच अदर यूजिंग द वर्ड्स जस्ट एज फेयर, इसलिए सिमिली है। अब आते हैं हम लोग एनाफोरा पे। एनाफोरा क्या होता है दोस्तों, रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन्स। जैसे कि आप देखेंगे एक लाइन, आप चलेंगे स्टैंजा 1 पर जाकर देखेंगे, एंड से शुरू हुआ है, एंड सॉरी, फिर एंड बी वन, एंड लुक डाउन। तो जब सेम वर्ड से कोई एक लाइन, दो लाइन, तीसरा लाइन जब लगातार शुरू हो जाता है, ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग रिपीटिशन पे। रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, जब सही वर्ड को रिपीट किया जाता है तो हम लोग रिपीटिशन कहते हैं, जैसे एजेज एंड एसेस, ये रिपीटिशन है। एजोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द सेम लाइन, अगर सेम लाइन में वाउल साउंड रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग एजोनेंस बोलते हैं। जैसे कि आप एजेज एंड एजेज में आप देखेंगे ए साउंड ए साउंड ए साउंड रिपीट हो रहा है, ये वाउल साउंड है, ऐसे टर्म को हम लोग एजोनेंस बोलते हैं। फिर आप देखेंगे एजेज में ई साउंड, फिर दूसरे एजेज में ई साउंड रिपीट हो रहा है, सो ऐसे टर्म को हम लोग एजोनेंस कहते हैं। अब आते हैं सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट थ्रू सिंबल्स और अंडरलाइंग मीनिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज। यानी किसी चीज को जब हम लोग कोई एक रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। जैसे रोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने चॉइस से, तो मेटाफर के साथ साथ वो एक सिंबल भी है। और या फिर उसका अंडरलाइन मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, जैसे रोड का मतलब यहाँ पे एक्सरसाइजेस है, डिसीजन है, चॉइसेस है, तो वो सिंबलिज्म कहलाता है। हियर टू रोड्स रिप्रेजेंट टू मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ, इसलिए हम इसको सिंबलिज्म भी कह सकते हैं मेटाफर के अलावा। अब आते हैं एंजाममेंट क्या होता है, कंटिन्यूशन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन। अब कोई मान लीजिए कि पॉम लिखा गया, एक लाइन लिखा गया, फिर दूसरे लाइन पे गए, फिर तीसरे लाइन पे गए, अगर उनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो ऐसे टर्म को हम लोग एंजाममेंट बोलते हैं। जैसे कि आप ऊपर में कोई देख सकते हैं लाइन 1 कंटिन्यूज टू लाइन 2, आपको फिर से मैं लेके चलता हूँ स्टैंजा 1 पे। आप देखिए, आप देखेंगे वुड में कॉमा है, लेकिन बोथ जब एंड हो रहा है तो उसमें कोई कॉमा नहीं है। बोथ के बाद स्टूड जो है उसमें कोई कॉमा नहीं है, फिर कुड है, इसमें कोई कॉमा नहीं है, यानी तीनों लाइन जो कंटिन्यू है इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ऐसे टर्म को हम लोग एंजाममेंट कहते हैं। और यहीं पे मैं आपको राइम स्कीम भी समझा जाता हूँ। वुड जो होता है उसको हमने ए माना, बोथ को मैंने बी, स्टूड जो है वुड के साथ राइम कर रहा है, वुड स्टूड, तो उसका ए स्कीम ए था, तो वुड स्टूड का भी स्कीम ए हो जाएगा, तो ए बी ए। और फिर कुड किससे मैच कर रहा है, फिर से देखिए वुड से मैच कर रहा है, तो ए बी ए फिर ए, यानी वुड स्टूड कुड तीनों का स्कीम ए हो जाएगा, और बोथ है जो बी हो जाएगा, और तो ग्रोथ जो है फिर से बी हो जाएगा कि बोथ और ग्रोथ मैच कर रहा है, तो ए बी, ये राइम स्कीम स्टैंजा का इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमेश श्रीवास्तव को शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू।